च अपदान्तस्य सूत्र में चलो नश्चापदान्तस्य सूत्र में भी विच्छेद है ना, नश्चापदान्तस्य अकाश वर्ण दीर्घ, वृत्ति में भी नस् मस् चापदान्तस्य, चापदान्तस्य यहाँ भी। अब देखिए झल अनुसारा, झल अनुसारा में बोलिए क्या हुआ है, झली अनुस्वारा, इसका अर्थ लिखिए। नहीं लिखिए अपदांत नकार और मकार के स्थान पर, या अपदांत नकार और मकार को अनुस्वार होता है झल पर होने पर। क्या अपदांत नकार और मकार को अनुस्वार होता है झल पर होने पर। मकार को अपदांत नकार और मकार को अनुस्वार होता है झल पर होने पर। हो गया। अपदांत नकार और मकार को, अपदांत नकार और मकार को अनुस्वार होता है झल पर होने पर। हो गया। तो अब देखिए इसको जो लिखा है उसको वृत्ति से मिलाइए। नस्य मत्स्य च अपदान्तस्य, वृत्ति से मिलाइए। नस्य मत्स्य च अपदान्तस्य झलि अनुस्वारा। अच्छा एक मिनट, थोड़ी मेरी भूल हो रही है। नहीं एक मिनट, देखिए मेरी भूल हुई है क्या कि मैंने मौन स्वारा में नस्यापदान्तस्य झलि का अर्थ लिखा दिया है। मेरे से बड़ी भूल हो गई है। अब दोबारा ये जो मौन स्वारा में मैंने लिखाया है ये नस्यापदान्तस्य झलि का अर्थ है, ये भूल हो चुकी है। अब दोबारा लिखना मौन स्वारा करते, आगे लिख लो। मैंने मौन स्वरा को उच्चारण कराया नहीं कराया आपको? उच्चारण कराया है ना? पढ़ाया है ना? चलो फिर रिगार्डिंग मौन स्वारः मान्तस्य पदस्य अनुस्वारो हलि, मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः हलि। क्या मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः हलि, मांत पद को अनुस्वार होता है हल पर होने पर। क्या मांत पद को अनुस्वार होता है हल पर होने पर। क्या लिखा आपने? मांत पद को अनुस्वार होता है हल पर होने पर। देखिए मौन स्वारा है ना, मांत पद को अनुस्वार होता है कब? हल पर होने पर। मांत पद को अनुस्वार होता है हल पर होने पर। देखिए हरिम वंदे, हरिम वंदे, हरि की वंदना करता हूँ। हरिम वंदे, हरि की वंदना करता हूँ। हरि में एक पद है, हरि शब्द से द्वितीया एक वचन में क्या बनता है? हरिम। मैं हरि की वंदना करता हूँ। हरि में एक पद है, तो पद के अंत में क्या है? हरि में एक पद है, हरि में एक पद है, पद के अंत में म है। इस पद के अंत में माँ है ना? हरि में एक पद है, पद के अंत में क्या है? मकार। तो इसका अर्थ है कि मांतस्य पदस्य, मकारांत पद को, माँ अंत में है ना? माँ किसके अंत में है? हरिम के। तो मकारांत पद कौन हो गया? नहीं मकार है ना, हरिम। तो माँ किसके अंत में? हरिम के। तो माँ जिसके अंत में है ऐसा पद कौन है? हरिम। माँ जिसके अंत में है ऐसा पद कौन है? हरिम। तो सूत्र कहता है कि मांत की मकारांत क्या लिखा है आपने? मांत पद को अनुस्वार होता है। मांत पद क्या? हल पर होने पर। मांत पद, हाँ मांत पद क्या है? बोलो मांत पद क्या है? हरिम है ना? हरिम एक पद है,
तो हरिम पद के अंत में क्या है? माँ। तो माँ जिसके अंत में है उसे कहेंगे मांत। तो माँ किस पद के अंत में है? हरिम पद के अंत में है, तो हरिम पद को क्या कहेंगे? मांत पद। हरिम को मांत पद क्यों कहेंगे? मकारांत में क्योंकि हरिम पद के अंत में माँ है। हरिम पद के अंत में मकार है। हरिम पद के अंत में माँ है, इसलिए हरिम पद को कहेंगे मांत पद। मांत पद क्यों कहेंगे? क्योंकि इस पद के अंत में मकार है। बोलो मकार है। माँ है ना। तो मांत पद को अनुस्वार होता है हल पर होने पर। हल प्रत्यार में वाह आएगा ना, हा या वाह। तो हल पर में है तो मांत पद को अनुस्वार प्राप्त होता है। तो बोलिए किसको अनुस्वार प्राप्त है? मकार को। मांत पद को अनुस्वार होता है। मांत पद क्या है आपका? हरिम। हरिम हरिम हो जाएगा। हरिम है ना। तो हरिम एक पद है ना। तो ये कहता है मांत पद को, हरिम में मांत पद है तो पूरे पद को अनुसार प्राप्त है ना। तो ध्यान देना, परिभाषा सूत्र आप पहले पढ़ चुके हैं। एक परिभाषा सूत्र था अलोन्त्यस्य। क्या था? अलोन्त्यस्य। उसका क्या अर्थ है? षष्ठी निर्दिष्ट आदेश अंत अल के स्थान में होता है। तो क्या उसका अर्थ था अलोन्त्यस्य का? षष्ठी निर्दिष्ट अंतिम नहीं, षष्ठी निर्दिष्ट आदेश अंत अल के स्थान पर होता है, यही अर्थ है ना। तो अब देखना, मोह स्वारा में षष्ठी विभक्ति कहाँ है? मोह में। मोह है ना, मोह मह। यहाँ षष्ठी विभक्ति है ना। तो षष्ठी निर्दिष्ट आदेश नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। आदेश षष्ठी निर्दिष्ट के अंतिम अल के स्थान पर होता है, ये अर्थ मैंने लिखाया था ना। क्या लिखाया था? आदेश षष्ठी निर्दिष्ट के अंतिम अल के स्थान पर होता है, ऐसा अर्थ हमने लिखाया था अलोन्त्यस्य के। तो मौन स्वारा सूत्र से क्या आदेश होता है? अनुस्वार आदेश। मौन स्वारा सूत्र से कौन सा आदेश होता है? अनुस्वार आदेश है। तो आदेश षष्ठी निर्दिष्ट के अंतिम अल के स्थान पर होता है। षष्ठी किस में लगी है? माह में। मोह है ना, मोह। तो षष्ठी निर्दिष्ट कौन है आपका? हरिम पद। षष्ठी निर्दिष्ट कौन है? हरिम। तो उसके अंतिम अल कौन है? हरिम का मकार। अल मतलब आई उड़ के आ से लेकर कपे शस्टर हल। अल का मतलब होता है कोई एक वर्ण। अल का क्या मतलब है? तो ध्यान देना, मौन स्वारा कहता है, मौन स्वारा सूत्र कहता है मांत पद को अनुसार होता है। मांत पद कौन है? हरिम। तो मौन स्वारा सूत्र से पूरे हरिम को अनुसार प्राप्त है, पूरे हरिम शब्द को। तो परिभाषा सूत्र आता है अलोवंत्यस्य। अलोवंत्यस्य का हमने क्या बताया था? आदेश षष्ठी निर्दिष्ट के अंतिम अल के स्थान पर होता है। जो गीता प्रेस की जो वृत्ति लिखी है वह वृत्ति अनुचित है, अशुद्ध है, मैं बता चुका हूँ। हमने जो अर्थ लिखाया है उसका अर्थ है आदेश षष्ठी निर्दिष्ट के अंतिम अल के स्थान पर होता है। तो मौन स्वारा सूत्र से अनुस्वार आदेश होता है। क्या आदेश होता है? अनुस्वार आदेश है। और षष्ठी निर्दिष्ट क्या है सूत्र में आपका? मौन स्वारा में महा मकार है ना। तो षष्ठी निर्दिष्ट कौन है आपका? हरिम। ये है ना, हरिम है ना। तो आदेश षष्ठी निर्दिष्ट कौन है? हरिम पद। तो उसके अंतिम अल के स्थान पर होता है। हरिम का अंतिम अल कौन है? मकार। तो ध्यान देंगे, अलोवंत्यस्य सूत्र की सहायता से मौन स्वारा सूत्र द्वारा अनुस्वार किसको होगा? अंतिम को होगा, मकार को होगा। तो बन जाएगा हरिम, है ना। हरिम वंदे, ठीक है, हरिम वंदे। यदि अच पर में है तो अनुस्वार नहीं होगा। अच पर में है तो अनुस्वार नहीं होगा। इसके बहुत सारे प्रयोग हर जगह आपको मिल जाएंगे, है ना। जैसे झलाम दसोंते, झलाम है ना, झलाम दसोंते में अनुस्वार किस सूत्र से आया? बोलो। हाँ, झलाम मौन स्वारा से अनुस्वार हुआ है ना। झलाम दसोंते में पदांते झलाम जसा स्यु, पदांते झलाम जसा, यहाँ भी मौन स्वारा से अनुस्वार हुआ है। अच्छा, तो मौन स्वारा हो गया ना। मौन स्वारा में पूर्व रूप किस सूत्र से हुआ है? सूत्र में मौन स्वारा सूत्र देखो, पूर्व रूप किससे हुआ है? पूर्व रूप ये मैं बता देती। हाँ, और मांतस्य पदस्य, ठीक है। अच्छा, इसके अब देखना, आधे परस्य की वृत्ति देखेंगे। परस्य यद विहितम में ता में अनुस्वार है ना, वो किस सूत्र से हुआ है? सभी अनुस्वार ये जो है ना अनुस्वार मौन स्वारा सूत्र से हुए हैं, ठीक है।
तो ये सूत्र अलो अंतस्य की सहायता से लेता है। मांत पद को अनुस्वार होता है हल परे होने पर हरिम वंदे। अब भूल हो गई थी मेरी, अब ये नश्यापदांतस्य झलि अब आया है ना, जी नश्यापदांतस्य झलि, नश्यापदान्तस्य झलि, नश्यापदांतस्य झलि, नश्यापदान्तस्य झलि, या नश्यापदांतस्य न च अपदांतस्य, न च अपदांतस्य झलि। नः षष्ठी एक वचनांत है, च अव्यय पद है, अपदांतस्य षष्ठी एक वचनांत है, झलि सप्तमी एक वचनांत है। नः अव्यय पद है, नहीं नः पंचमी एक वचनांत है। नः क्या है आपका? नहीं नहीं षष्ठी एक वचनांत है। एक बार जो मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान रखना चाहिए। मैंने षष्ठी एक वचनांत बोला है ना, दोबारा मैं क्या बोलूँ तो तुरंत बोल देना, आपने पहले ये बोला है। आप ध्यान सावधानी रखते हैं कि नहीं, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ। तो नह जो है ना कैसा आपका? षष्ठी एक वचनांत है। नह कैसा है? हाँ, और च है अव्यय पद, च अव्यय पद है, च और अपदांत से षष्ठी एक वचनांत है, और झलि सप्तमी एक वचनांत है। सूत्र में कितने पद हैं? 4 पद है ना। अब ये बताइए नश्यापदांत से इसमें क्या संधि हुई है? नश्यापदांत से, चापदांत से, यहाँ बता दो। हाँ हाँ बोलो। हाँ यहाँ नहीं सूत्र में नश्यापदांत से है ना, नापदांत से क्यों बोल रहे हैं आप? नश्यापदांत में स्तु ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं शिवाजी, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, नश्यापदांत में स्तु लगा है, बहुत बढ़िया। और चापदांत से आगे हाँ ठीक, अच्छा है, सवर्ण दीर्घ है ना। हाँ चलिए, इसका अर्थ नस से मस से चा पदांत से झल अनुस्वारा, अर्थ लिखिए। अपदांत नकार और मकार के स्थान पर अनुस्वार होता है झल पर होने पर। अपदांत नकार और मकार के स्थान पर अनुस्वार होता है झल पर होने पर। लिखा आपने? अपदांत नकार और मकार के स्थान पर अनुस्वार होता है झल पर होने पर। राज यहाँ अपदांत लिखा है, मतलब वो पद का अंत होना जरूरी नहीं है ना। पद माँ पद का अंत था, नहीं, पद का अंत होना ही नहीं चाहिए, वो अपदांत बोल रहा है। मतलब न जो आएगा वो पद के अंत में नहीं आए ना, जरूरी आ भी सकता है, आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। हाँ, अब देखिए जो लिखा है उसको वृत्ति से मिलाइए। नस से मस से चा अपदांत से ना, आपने क्या लिखा है? अपदांत नकार और मकार के स्थान में अपदांत से नस से चा मस से, क्या अपदांत से नस से चा मस से क्या अर्थ होगा? अपदांत नकार और मकार के स्थान में, है ना। अपदांत नकार और मकार के स्थान पर अनुस्वारा, अनुस्वार होता है, अनुस्वार होता है। झली का अर्थ है झल पर होने पर। लग गया अर्थ? अर्थ लग गया ना। अनुस्वार। अब देखिए सूत्र पर थोड़ा ध्यान दो। सूत्र में नश्यापदांत जली, सूत्र में नह लिखा है ना, नह को बताया मैंने षष्ठी एक वचनांत है, तो नह का अर्थ हो गया नस। नह का क्या अर्थ है? नस से। मौन स्वारा में मह कहा है ना, मौन स्वारा में क्या है? मह। तो नश्यापदांत जली और मौन स्वारा की संख्या देखिए, ठीक है। अब इसका अर्थ लगाइए। नश्यापदांत जली में जो ना है उसका अर्थ हो गया नस, और मौन स्वारा सूत्र में जो मो लिखा है ना मह, तो मह का अर्थ हो गया मत्स्य। मौन स्वारा से मह की अनुवृत्ति आएगी, मौन स्वारा से मह की, उसका क्या हो गया अर्थ? मत्स्य। और नश्यापदांत जली सूत्र में चा पढ़ा है ना, तो चा गया। और नश्यापदांत सूत्र में अपदांत भी कहा है, तो अपदांत भी आ गया वृत्ति में। और नश्यापदांत जली सूत्र में झली का है, तो वृत्ति में झली आ गया। और मौन स्वारा में अनुस्वारा है, तो यहाँ अनुस्वारा भी आ गया। दोनों समझ गए बात? ये अर्थ क्लियर है, स्पष्ट है ना? हाँ। तो अपदांत नकार और मकार को अनुस्वार होता है झल पर होने पर। अंतर क्या है? मौन स्वारा अनुस्वार कहाँ करता है?
मकारांत पद होने पर, मकारांत पद होने पर। और या ये कहा करता है कि अपदांत नकार मकार को, अपदांत, हाँ, तो ये अपदांत चाहिए, उसको पदांत चाहिए। पद का अंत पदांत होगा तो मोम स्वारा लगेगा, अपदांत होगा तो नश्या पदांत से चली लगेगा। ऊपर में हल चाहिए, उसको झल चाहिए। हाँ, उसको मोम स्वारा को हल पर में चाहिए, नश्या पदांत से जली को झल पर में चाहिए। अब देखिए यशांसी, यशः यशसी यशांसी। हाँ बोल। इसका मतलब है मकार के लिए संधि द्वयम है। हाँ और मकार के लिए पदार्थ भी चलता है, अपदार्थ भी चलता है। लेकिन हाँ। मकार के लिए केवल अपदार्थ। हाँ हाँ हाँ, केवल एक ही सूत्र है। मकार के लिए सूत्र द्वयम ठीक है। ठीक है, ठीक है। देखिए यशस शब्द है ना, यशस नपुंसक लिंग में, इसके रूप चलते हैं नपुंसक लिंग में यशः यशसी यशांसी, यशा यशसी यशांसी, ऐसे रूप चलते हैं। तो आपका ये देखिए स्थिति है आपकी बहुवचन में यशान और ये आपका सी, यशान और सी। यशान है और आपका सी, ये हल प्रत्यार में से आएगा जी, है ना। मोम द्वारा सूत्र ध्यान देना, ये प्रथमा बहुवचन का ये एक पद है, पूरा पूरा एक पद, ठीक है। अब देखिए तो सूत्र लगाइए नश्या पदांत झली, अपदांत नकार और मकार। मैंने बोला ये पूरा एक पद है, तो पद के अंत में क्या है, ई, पद के अंत में क्या है, और सब क्या है, अपदांत होगा। तो जो नकार है ये पद के अंतिम, ये पदांत नकार है या अपदांत नकार है। वो पदार्थ नकार है। जो नकार पद के अंत में होता है उसे कहते हैं पदांत नकार, जो नकार पद के अंत में होता है उसे कहते हैं पदांत नकार, और जो नकार पद के अंत में नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अपदांत नकार। अपदांत नकार को अनुस्वार होता है झल पर होने पर। झल प्रत्यय बोलो, झ भ घ ड़ ढ ज ब ढ ढ ख प छ ठ थ छ ट छ क प श श स। तो आपका क्या है, झल पर में आया सा, झल पर में आया ना। जी, तो अपदांत नकार को अनुसार होता है, झल पर में क्या है, सा। तो किस सूत्र से अनुसार होगा, नश्य पदार्थ नश्या पदांत झली से यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा। ये नकार को अनुस्वार हो गया ना, और ये ई शामिल जाएगा ना, तो हो जाएगा आपका यशांसी। क्या होगा, यशांसी होगा। और क्या उदाहरण है दूसरा आपका, आक्रंशते ना, आक्रंशते। यश जो है ना कीर्ति का वाचक है, प्रथमा बहुवचन का रूप है। आक्रंशते का अर्थ है आक्रमण करेगा, आक्रंशते तो आक्रम और शते, आक्रम और शते, यह क्रियापद है। आक्रम शते, तो ध्यान देंगे ये पूरा एक पद है, तिगंत है ना जी, ये पूरा एक पद है। तो पद के अंत में तो एकार होगा, ये पूरा एक पद है तो पद के अंत में तो ए होगा। और ये माँ कैसा है, पदांत है कि अपदांत है, अपदांत समझते हैं। हाँ, जो पद के अंत में होता है उसे कहते हैं पदांत, और जो पद के अंत में नहीं होता है उसे कहते हैं अपदांत। तो यहाँ पर क्या है, पदांत है कि अपदांत है, अपदांत क्या है यहाँ पे, अपदांत क्या है, मकार। यहाँ अपदांत नकार था, यहाँ अपदांत क्या है, मकार। अपदांत मकार को अनुस्वार होता है झल पर होने पर, झल पर में सा है ना, तो अनुस्वार हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, आक्रंशते, आक्रंशते हो जाएगा ना। इसका अर्थ है आक्रमण करेगा। अच्छा जी, एक में पदांत है और एक में अपदांत, कैसे हुआ, माँ अपदांत कैसे हुआ? देखो भाई, देखिए आप जैसे रूप रामः रामौ रामः रूप मालूम है ना, तो ये जो रूप है ना, हरि 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 हरयः, ये हरि एक पद है, हरि पद है। और क्या है कि हरि द्विवचन में बनता है, वो भी पद है। बहुवचन में हरया बनता है, वह भी पद है। द्वितीय एक वचन में हरिम बनता है, वो भी पद है। बता रही समझ में। अच्छा, अब जैसे आप जैसे रूप चल रहे हैं ना, रामः रामौ रामः, रामः पद है, रामौ पद है, रामः पद है।
अब इसे रामः बोला ना, तो बीच में जो माँ आया वो पद, वो क्या है, पद के अंत में होगा। हाँ, रामा में बीच में जो माँ आया है, बस वही समझ लेना। तो आक्रमण से तो एक पद है, तो जो बीच में आया वो पद के अंत में नहीं है, जो बीच में आया वो पद के अंत में नहीं है, तो अपदांत मकार है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको स्थिति बिल्कुल सामने आती जाएगी। सुबंध और तिगंत पद होते हैं, ये सुबंध पद है, ये तिगंत पद है। कैसे? तो षडलिंग आएगा तो सुबंध पद आप समझेंगे, आगे भ्वादि आएगा तो तिगंत समझेंगे। गीता का श्लोक है महाराज जी। हाँ, वाशांसी वासांसी यथा विहाय, तो जैसे तो वैसे वो भी आएगा। ही वासांसी बना है, ठीक वैसा ही। वो देखो वासस शब्द है संस्कृत में, वासस है ना, वासस दूसरे अध्याय का श्लोक है ना। इसके रूप चलते हैं, वासः वाससी वासांसी, वासः वाससी वासांसी, वही वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, ठीक यही है, वैसे में ठीक ऐसा ही है। हाँ, अब झली की मन्यते है ना, मन्यते का अर्थ मान्यता है, तो मन्यते या एक पद है, मन्यते या एक पद है। तो देखिए, तो यहाँ अब यह प्रत्युदाहरण है, यह क्या है आपका प्रत्युदाहरण है। झली किम नश्या पदांतर झली, चले पर नश्या पदांतर झली सूत्र में यदि झल नहीं कहेंगे तो सूत्र क्या होगा, बोल। नहीं कहेंगे तो हाँ, नश्या पदांतर झली सूत्र है, झली नहीं कहेंगे तो सूत्र क्या होगा, एक चुप सूत्र नहीं बोल रहा हूँ, नश्या पदांतर से होगा। सूत्र में झली नहीं कहेंगे तो सूत्र क्या होगा, नश्या पदांत से। तब वृत्ति क्या होगी, नकार और मकार के स्थान पर वृत्ति होगी नस मस चा पदांत से अनुसारा। अर्थ क्या होगा हिंदी में, नकार मकार अपदांत, अपदांत नकार और मकार को अनुसार होता है। तो ये मन्यते एक पद है, तो यहाँ पर एक पद के अंत में है, पदांत एकार है, और ना पदांत है, ना कैसा है, अपदांत है। तो जब आप झल नहीं कहेंगे, सूत्र का अर्थ होगा अपदांत नकार और मकार को अनुसार होता है। तो अपदांत नकार है ना, तो इसको क्या होगा, अनुस्वार। जब झल नहीं कहेंगे तो अपदांत नकार को अनुस्वार होकर के अशुद्ध रूप बनेगा। कैसा रूप बनेगा, अशुद्ध रूप बनेगा। अशुद्ध रूप की निवृत्ति के लिए सूत्र में क्या कहेंगे, झली। जब झली कहेंगे तो सूत्र क्या होगा, पढ़ो पूरा, नश्या पदांत से झली, झली कहेंगे तो सूत्र क्या होगा, सूत्र बोलो, पहले सूत्र बोलो, नश्या पदांत से झली। फिर वृत्ति क्या होगी, अपदांत नकार मकार को अनुस्वार होता है झल पर होने पर। जब झल कहेंगे तो अब यहाँ अनुस्वार होगा, मन्यते में, मन्यते में क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जब झल कहेंगे तो यहाँ अनुस्वार होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि झल पढ़ने झल नहीं है क्या, या पर में, या झल में आता है क्या, नहीं आता है, नहीं, या झल में आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, झल प्रत्यार बोलो, नहीं आता है ना। तो जब झल कहेंगे तो यहाँ अनुस्वार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ झल में तो अशुद्ध रूप नहीं बनेगा। ठीक है ना। हाँ, सम्यते भी ऐसी बनेगा, सम्यते जो लिखते हैं, सम्यते गम्यते जो लिखते हैं। हाँ, गम्यते में भी यही स्थिति है, वहाँ भी जो है ना, क्या है कि यही स्थिति है। पर गम्यते में तो उमा है, मकार, हाँ, गम्यते सम और गम लिखे हैं। अपदांत नकार मकार दोनों को अनुसार होता है, तो ये भी प्रत्युदाहरण बन सकता है। गम्यते लिखेंगे, गम्यते ये है, हाँ, गम अलग ऐसे लिख सकते हैं। गम्यते भाई लिखिए, ऐसे लिख पाओगे ये चीज। तो अभी इसमें मकार जो है वो अपदांत है, लेकिन झल पर में नहीं है तो अनुसार नहीं होगा। मतलब जैसे प्रत्युदाहरण यहाँ पर दिया गया, हली तो है, तो गम्यते भी प्रत्युदाहरण हो सकता है। हल है, पर यह जो है नहीं, झल मनुस्वार जो पहला सूत्र है, हाँ, मनुस्वार। एक मिनट, अभी आप मन्यते की तरह गम्यते प्रत्युदाहरण है, इतना समझते हैं आप, हाँ, इतना समझ रहे हैं नहीं। प्रत्युदाहरण जैसे मन्यते है वैसे गम्यते भी है। अब बोलो अपनी बात आप।
तो इसमें पहला सूत्र अगर लगाएंगे वो तो अनुस्वारा जो है मांत पद को अनुसार करेगा। तो यहाँ ये एक पद है, पद ये मांत पद नहीं है, पद तो एकारांत है ये, है ना। ये एकारांत पद है, मकारांत पद नहीं है, मांत पद नहीं है, है ना। ये पद नहीं है वहाँ पर। अहम गच्छामि, हरिम पद। हरिम पद है, अहम गच्छामि है ना। तो यहाँ चाहे अनुस्वार करके बोलो अहम गच्छामि अथवा अहम गच्छामि, अनुस्वार करो या न करो, क्यों पद के अंत में नहीं, जब अनुस्वार कर देंगे तो अहम गच्छामि होगा। गच्छामि अनुस्वार करेंगे तो अहम गच्छामि। संधि कहाँ होती, संहिता में कहाँ होती है, और वाक्य में संधि विवक्षा के अधीन होती है। तो विवक्षा करेंगे तो संधि हो जाएगी अहम गच्छामि, संहिता की विवक्षा नहीं तो संधि नहीं होगी। चलिए हो गया मन में थे। इनके भी बहुत उदाहरण हर जगह आपको मिल जाएंगे, इन दोनों सूत्रों के उदाहरण। देखिए अनुस्वार से यही पर सवर्ण, अनुस्वार से यही पर सवर्ण, अनुस्वार से यही पर सवर्ण, अनुस्वार से यही पर स्वर्ण, अनुस्वार से षष्ठी एक वचनांता, यही सप्तमी एक वचनांता, पर सवर्ण प्रथमा एक वचनांता। अनुस्वार से षष्ठी एक वचनांता, यही सप्तमी एक वचनांता, पर सवर्ण प्रथमा एक वचनांता। सूत्र में कितने पद हैं, 3। स्पष्टम लिखा है ना। जी स्पष्टम का अर्थ है इसकी वृत्ति स्पष्ट है। क्या अर्थ है, इसकी वृत्ति, स्पष्ट है। हाँ मतलब अस्य सूत्र से, हाँ ये मतलब इसका ये सूत्र वैसे इदम सूत्रम स्पष्टम, इदम सूत्रम स्पष्टम, या सूत्र स्पष्ट है इसलिए वृत्ति नहीं लिखी, ऐसा कह सकते हैं। या सूत्र स्पष्ट है इसलिए वृत्ति नहीं लिखी। वृत्ति क्यों नहीं लिखी, आओ स्पष्ट है तो इसमें? आइए, यह सूत्र स्पष्ट है इसलिए वृत्ति नहीं लिखी। वृत्ति क्यों नहीं लिखी, क्योंकि यह सूत्र स्पष्ट है। कैसे स्पष्ट है? अब देखिए स्पष्ट है, इसमें कुछ अर्थ इसका कितना आसान है। यह पर होने पर अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण होता है। क्या, यह पर होने पर अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण होता है। वो आपको पता है नहीं सूत्र? रुको, यह पर होने पर, यह पर होने पर अनुस्वार को नहीं, विकल्प नहीं है। यह पर होने पर अनुस्वार को परसवर्ण होता है, विकल्प नहीं। क्या होगा, ये पर होने पर परसवर्ण होगा। यह बोलो क्या लिखा, यह पर होने पर अनुस्वार को परस्वर्ण होता है। यह पर होने पर अनुस्वार को परसवर्ण होता है। इसका जो वृत्ति बनी, जो अर्थ लिखा गया, यहाँ पर जितने सूत्र में पद हैं उनके आधार पर हो गया, बाहर से कुछ आया नहीं, इसलिए क्या बोला गया, यह सूत्र स्पष्ट है, इदम सूत्रम स्पष्टम। यह पर होने पर अनुसार को पर सवर्ण होता है, जिसे शांतः, शांता है ना। हाँ जी, यहाँ देखो शांता, हाँ शांता है ना। शांत, ये ध्यान देना, ये पूरा एक पद है ना। जी हाँ ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है। तो ये माँ पद के अंत में रहेगा, ये पूरा एक पद है। हाँ, तो नहीं। पदांत विसर्ग होगा, हाँ पता या एक पद है तो पदांत विसर्ग हुआ, पदांत माँ होगा नहीं। तो मौन द्वारा सूत्र लगेगा, नहीं नहीं लगेगा। क्यों, ये मांत पद नहीं है, ये विसर्गांत पद है। तो मौन द्वारा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मांत पद नहीं है, ये विसर्गांत पद है। सूत्र क्या लगेगा फिर, ये अपदार्थ है ना, नस्य पदार्थ से बोलो, नस्य पदार्थ से झली, नश्या पदांत झली लगेगा। क्या लगेगा, नश्या पदांत झली। अपदांत नकार मकार को अनुसार करता है, कहीं अपदांत नकार मिलेगा, कहीं अपदांत मकार मिलेगा। ये क्या है, अपदांत है, ये यहाँ क्या है, अपदांत मकार है ना। यहाँ पदांत तो विसर्ग है ना। तो जो यहाँ ये माँ पद के अंत में है, क्या माँ पद के अंत में है, नहीं, हाँ, तो अपदांत नहीं है, अपितु अपदांत है। तो अपदांत मकार को क्या होता है, अनुस्वार। झल पर होने पर झल में आएगा था, आएगा। तो नश्या पदांत जली से यहाँ पर क्या होगा, अपदांत मकार को अनुस्वार हो जाएगा, झल पर में है। नश्या पदांत जली से अनुस्वार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शाम का। झल प्रत्यार बोलो,
ज ब घ ध ज ब ग ध ख प छ ठ थ च को छोड़कर बाकी आ गया ना? व्यंजन हाँ। उसमें। तो नष्टा पदांत झलि से क्या हो गया यहाँ पर अनुस्वार हो गया। ठीक है, अब सूत्र लगाइए अनुस्वार से यही पर सवर्ण अनुस्वार से तो यह पर होने पर अनुस्वार को पर श्रवण होता है। यह प्रत्याहार ये प्रत्याहार बोलो कहाँ से कहाँ तक ये मंगो न हाया वाला है ना बोल या प्रत्याहार यही प्रत्याहार बोल ये वर ल हाँ से ज ब ख प छ ठ थ का पर है ना। हाँ तो है वर्ड के या से लेकर कपे के या तक है आपका यह प्रत्याहार। दोबारा बोलो यह प्रत्याहार या वा रा ये वर एक तो यण आ गए आगे झब घर ध चतुर्थ आगे वर्गों के जब घर द्वितीय आ गए और द्वितीय आ गए और प्रथम भी आ गए। हाँ हाँ ये सब वर्ण आ गए। ठीक है, तो अब क्या है कि ये ता जल प्रत्याहार में आ गया ना। नहीं को छोड़ के बाकी सब ये में ता किसमें आया ये प्रत्याहार में अनुस्वार से ही पर श्रवणा सूत्र कहता है यह पर होने पर अनुस्वार को पर श्रवण होता है। यह क्या है यहाँ पर यह क्या है ये तकार है तकार है। यह क्या है ता यह पर होने पर अनुस्वार को पर सवर्ण होता है मतलब अनुस्वार को पर का सवर्ण होगा तो तका होगा। तो ये में ता आया यह पर होने पर अनुस्वार को पर सवर्ण होगा अनुस्वार को पर का सवर्ण होगा। पर में ता है ना तो अनुस्वार को ता का सवर्ण हो जाएगा। अनुस्वार को अनुस्वार जो है ना तकार का सवर्ण हो जाएगा है ना। तो अब जो है ना अनुस्वार को ता का सवर्ण करना है तो ता था दा धा ना होता है ना जिसमें ता में। तो अब ता था दा धा ना पांचों में कौन होगा तो अनुस्वार को नकार होगा क्योंकि ता था धा अनुस्वार होता है कैसा वर्ण आपका मुख सहित नासिका से उच्चारण नहीं मतलब क्या है कि नकार आपका अनुनासिक है। नकार कैसा है और तवर्ग में कौन सा वर्ण अनुनासिक है नकार है। इसलिए क्या होगा इसको पर सवर्ण क्या हो जाएगा नकार पर सवर्ण क्या होगा नकार पर सवर्ण होगा। हाँ क्योंकि नासिका से उच्चारण होता है ना। अच्छा ता था दा धा का नासिका से उच्चारण अनुस्वार का नासिका अनुस्वार से अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है नासिका। भाई पर का सवर्ण करना है तवर्ग का सवर्ण करना है तो वर्ग में ता था दादा ना आता है तो कौन होगा उच्चारण स्थान मिलाकर देखो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका और तवर्ग में किसका उच्चारण स्थान नासिका है नकार का। यम गणना नाम नासिका चा है ना। तो नासिका उच्चारण स्थान मिलने से अनुस्वार को नकार हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा शांता क्या होगा देखो मकार को अनुस्वार हुआ था और पर सवर्ण में ना हो गया है ना। इसी प्रकार शांति पद भी इसी प्रकार बनता है शांति ऐसे शांति मौन स्वर अलग करके मौन स्वर यहाँ नहीं लगेगा यहाँ लगी नहीं यहाँ लगेगा ही नहीं क्यों अपदांत है ना यहाँ अपदांत है यहाँ अपदांत ऐसे मौन बदल लगेगा ही स्कूल में डिस्कस हो गया था। अच्छा अच्छा ये शादी को अगर बनाएंगे तो ये तो पदार्थ हो गया ना नकार कहाँ शांति कहाँ से पदांत हुआ बीच में आ रहा ना क्या ये शांति ये भी पद के अंत में ई है ना पद के अंत में विसर्ग है। शांता के समान ही शांति है यहाँ पर शाम और ती होगा ना यहाँ भी क्या होगा नष्टा पदांत जली से अनुसार होगा पदांत अपदांत है ना तो उसी तरह से बन जाएगा शांति। हाँ दोनों समान रूप है। टिप्पणी में इसके बहुत सारे उदाहरण दिए हैं एवं अंकिता अंचिता कुंठिता गुंठिता है ना। अंचित कुंठित गुंठित चलिए इत्यादि अन्य उदाहरण दिए हैं आगे चले जाने जाते हैं। वा पदांतस्य वा पदांतस्य वा पदांतस्य वा पदांतस्य
वह अव्यय पद है, पदांत से षष्ठी एक वचनांत है। वह अव्यय है और पदांत से षष्ठी एक वचनांत है। इसका अर्थ है यह पर होने पर, यह पर होने पर पदांत अनुस्वार को परसवर्ण होता है। क्या लिखेंगे आप? यह पर होने पर पदांत अनुस्वार को परसवर्ण होता है। लिखिए, यह पर होने पर सूत्र क्या है आपका? वह पदांत से। यह पर होने पर पदांत अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण होता है। वह लिखा है ना इसमें, लिखिए, यह पर होने पर पदांत अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण होता है। हाँ, यह पर होने पर पदांत अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण होता है। हो गया? जहाँ वहाँ लगा रहता हूँ विकल्प। वाह, और ये अन्यत्र श्याम, जैसे ध्येयो अन्यत्र श्याम में अन्यत्र श्याम से हुआ आया है ना। वाह कर्त विकल्प होता है, अन्यत्र श्याम कर्त विकल्प होता है। और जैसे लोका साकल्यस में साकल्यस का नाम आ गया, किसी आचार्य का नाम आ जाए तो भी विकल्प हो जाता है। ऐसे नाम कई जगह आए ना आपके। इको सवर्ण साकल्य सरस्वत्या, यहाँ भी साकल्य। अवम स्फोटायनस में स्फोटायनस नाम आया तो भी विकल्प हो गया। हाँ, तब भी विकल्प हो गया। तो क्या इसका अर्थ हुआ? यह पर होने पर पदांत को विकल्प से परसवर्ण होता है। अब इस सूत्र की संख्या हुआ पदांत की, और ऊपर वाले सूत्र की संख्या देखो, अनुस्वार से ही परसवर्ण आ गई। इसके बाद हाँ, 58 है, 8 है। तो अर्थ लगाइए। अर्थ आपने क्या लिखा है? यह पर होने पर। यह कहाँ से आएगा? ऊपर के सूत्र से, अनुस्वार से ही परसवर्ण से यह आ गया है ना। यह पर होने पर अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण होता है। अनुस्वार आया है मौनुस्वारा से, नहीं, अनुस्वार आएगा अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र से आएगा। अनुस्वार किससे आएगा? अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र से। तो क्या अर्थ होगा? यह पर होने पर अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण होता है। यह पर होने पर पदांत अर्थ क्या लिखा है बोलो? यह पर होने पर पदांत अनुसार को, यही लिखा है ना। यह कहाँ से आया? यही परसवर्ण से। तो यह पर होने पर, अब पदांत तो सूत्र में दिया है वह पदांत में। अब अनुस्वार कहाँ से आया? नहीं, अनुस्वार इसके पहले सूत्र। तो यह पर होने पर पदांत अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण हो। विकल्प किसका अर्थ हुआ? वाह का। अब परसवर्ण कहाँ से आया? अनुस्वार से परसवर्ण से। अर्थ हो गया ना। यह पर होने पर पदांत अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण होता है। देखिए, क्या उदाहरण है? अच्छा, हाँ देखिए, त्वम युष्मा के शब्द से क्या बनता है? त्वम युवाम, क्या त्वम युवाम युवाम, त्वम युवाम यूयम, त्वम करोसि, तुम करते हो। त्वम करोसि, त्वम एक पद है ना। कोई बता सकता है यहाँ सूत्र कौन सा लगेगा? पहले मौनुस्वारा। ये मांत पद है, त्वम एक पद है, तुम एक पद है। कैसा पद है? मांत पद है। तो मौनुस्वारा से अनुसार होगा, किस सूत्र से अनुसार होगा? मौनुस्वारा से अनुसार होकर क्या बनेगा? त्वम करोसि। मौनुस्वारा से अनुसार होकर क्या बनेगा? अनुस्वार। तो क्या होगा? त्वम करोसि। ठीक है। सो अनुस्वार किससे हुआ? मौनुस्वारा से। नश्या पदांत से जली लगेगा? क्यों? अपदांत नहीं है तो नहीं लगेगा। मौनुस्वारा से अनुस्वार होगा। अब क्या अनुस्वार होने पर जो है सूत्र क्या लगेगा आपका? वा पदांत से। क्या लगेगा? क्यों? क्योंकि पदांत अनुस्वार है ना। कैसा अनुस्वार है? ये पदांत अनुस्वार है ना। तो इसका क्या अर्थ आपने लिखा है कि ये पर होने पर, ये
ये पर होने पर तो ये प्रत्यार में कहाँ आएगा? बोलो ये प्रत्यार। ये वरद ये मंगना ना का तो यह प्रत्यार में कहाँ आएगा? यह पर होने पर पदांत अनुस्वार हो गया। यहाँ पदांत माँ था, यहाँ पदांत अनुस्वार है, तो पदांत अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण होगा। पर में क्या है? नहीं, पर में क्या है? पदांत अनुस्वार को विकल्प से परसवर्ण होता है। पर में क्या है? कौन सा वर्ण है यहाँ? यह प्रत्यार का का है ना, तो अनुस्वार को परसवर्ण होगा, अनुस्वार को पर का सवर्ण होगा। परसवर्ण मतलब पर का सवर्ण। पर में क्या है? का, तो का सवर्ण होगा, है ना? का सवर्ण होगा। का में क्या आता है? का खा गा 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 5 आते हैं ना, तो उच्चारण स्थान मिलाइए। अनुस्वार का किससे उच्चारण स्थान मिलेगा? 5 में न से, क्योंकि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। और का खा गा गा ङ का भी उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। इसलिए यहाँ पर अनुस्वार को क्या हो जाएगा? ङ। तो ऐसा बन जाएगा क्या? त्वं करोषि। क्या बनेगा? त्वं करोषि बनेगा ना। ध्यान दे देंगे कि परसवर्ण विकल्प से हुआ है। जब परसवर्ण नहीं होगा तो ऐसा ही रहेगा, त्वं करोषि जी। ठीक है ना, विकल्प से परसवर्ण हुआ है। एक बात आप ध्यान देंगे कि जब अनुस्वारस यही परसवर्णा से यहाँ परसवर्ण प्राप्त है कि नहीं, ये थोड़ा देखो। पहले आपने मौन स्वरा से अनुस्वार किया, अब आपने यहाँ पर वा पदांत सूत्र से विकल्प से परसवर्ण किया है, ठीक है ना। पर वा पदांत से परसवर्ण प्राप्त है, क्योंकि ये पर हो, यह पर में है ना, तो यह पर होने पर अनुस्वार को परसवर्ण होता है। कौन सूत्र कहता है? अनुस्वार से ही परसवर्णा। तो अनुस्वार से ही परसवर्णा से यहाँ परसवर्ण प्राप्त तो है कि नहीं प्राप्त है? बताइए। क्यों नहीं, क्यों नहीं प्राप्त है? बोलो। नहीं, अनुस्वार से ही परसवर्णा का अर्थ तो इतना ही है कि यह पर होने पर अनुस्वार को परसवर्ण हो, यही अर्थ है ना। अनुस्वारस नहीं, पदांत तो कुछ नहीं कहता है ना। तो अनुस्वारस से ही परसवर्णा से परसवर्ण प्राप्त तो है, प्राप्त है ना। तो लेकिन ध्यान देना, जब पदांत होगा तब अनुस्वारस से ही परसवर्णा का ये बाध कर देगा। समझ गए? अनुस्वारस यही परसवर्णा से परसवर्ण प्राप्त है, पर पदांत होने के कारण यहाँ पर अनुस्वारस से ही परसवर्णा का बाध करके कौन लग गया? वह पदांत। तो आप बता सकते हैं फिर अनुस्वार से परसवर्णा को अवसर कहाँ मिलेगा? जहाँ पदांत नहीं होगा। जहाँ पदांत है वहाँ अनुस्वार से परसवर्णा का बाध करके लग जाएगा वह पदांत से, और जहाँ पदांत नहीं है वहाँ अनुस्वार से परसवर्णा को अवकाश मिलेगा। तो ये अनुस्वार से परसवर्णा का अपवाद हो जाता है। कौन? वह पदांत की पहली शर्त है पदांत है। जैसे आद गुणा का अपवाद, क्या होता है? वृद्धि रेचि। वैसे ही अनुस्वार से ही परसवर्णा का अपवाद क्या होता है? वह पदांत से वृद्धि रेचि है ना। एज पर होने पर वृद्धि रेचि से वृद्धि होती है। जब एज पर में नहीं है तो आई उरी पर होने पर क्या होता है? तब आद गुणा लगता है। त्वं करोषि, इसके भी बहुत सारे उदाहरण आपको मिलते रहेंगे।